नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज से इस चैनल पर हम लोग करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग जनवरी 2020 से यानी 1 जनवरी से लेकर सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो ये एक रिवीजन सीरीज है जिसमें जितने भी इस साल के महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसको हम लोग माह वाइज यानी जनवरी से लेके स्टार्ट करके फरवरी मार्च तक और अद्यतन जो है उसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूपीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया है। तो उसके अनुसार बीओ, आरओ प्री और यूपीपीसीएस प्री ये तीनों ही एग्ज़ाम कंटिन्यूअस जो है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में होने हैं। तो हम इस तरह से जो है करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में लेके चलेंगे कि ये तीनों ही एग्ज़ाम इसमें कवर हो जाएं। तो आज के इस वीडियो में हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा करंट अफेयर्स क्या है, और करंट अफेयर्स के साथ ही साथ जो है हम इसको जो उससे संबंधित जीके यानी जिसको हम कहते हैं कि करंट को जीएस से या सामान्य अध्ययन से रिलेट करके पढ़ना, तो उसको भी जो है हम करते हुए चलेंगे। धानु यात्रा महोत्सव, ये एक जो है महोत्सव है जिसको धार्मिक महोत्सव कह सकते हैं। ये उड़ीसा के बरगढ़ में धानु यात्रा को मनाया जाता है और ये 11 दिवस चलने वाला एक विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच या जिसको हम जो है ओपन थिएटर कहते हैं वो है। यात्रा का उल्लेख गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी किया जाता है। यात्रा भगवान कृष्ण और उनके मामा राजा कंस की पौराणिक कथा पर आधारित है, यानी इसके पीछे जो धार्मिक पहलू है वो क्या है, कंस और कृष्ण की ये कथा है। इस वार्षिक त्यौहार की शुरुआत 1947-48 में की गई थी, जिसके बाद ये स्वतंत्रता का जश्न मनाने और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बन गया। तो इसमें आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि कहाँ पर मनाया जाता है, ये उस पर्टिकुलर स्थान का क्या नाम है। तो उड़ीसा में मनाया जाता है बरगढ़ नामक स्थान पर, और एक जो है क्या है, एक वार्षिक महोत्सव है जो कि एक धार्मिक महोत्सव है। आगे चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020, इससे क्वेश्चन आए भी हैं, पूछे भी जा सकते हैं। तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 है इसमें इंदौर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, और आप देख रहे होंगे इंदौर जो है लगातार 3 वर्षों से पहले स्थान पर है, और भोपाल उसके बाद दूसरे नंबर पे और सूरत जो है तीसरे नंबर पे है। तो ये क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंदौर फर्स्ट प्लेस पे, भोपाल दूसरे नंबर पे और सूरत क्रमशः तीसरे नंबर पे है। और वहीं पर एक दूसरी कैटेगरी इसकी है जो है 1 लाख से 10 लाख के बीच की जनसंख्या वाले शहरों की सूची। उसमें जो है जमशेदपुर कहाँ का जिला है, झारखंड का, इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद नई दिल्ली और खरगोन कहाँ का है, मध्य प्रदेश है। तो अगर 1 से लेकर 10 लाख तक के आबादी वाले शहरों की हम बात करें तो उसमें जमशेदपुर पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पर जो है नई दिल्ली है और तीसरे स्थान पर खरगोन है। ये आपको क्रम याद रखना है। और केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2019 को स्वच्छ सर्वेक्षण लीग के परिणाम को जारी किया था। इस सर्वेक्षण में 4372 शहरों को भारत के शामिल किया गया था। इस सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों को भी शामिल किया गया था। आगे चलते हैं। रेलवे बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जो है इन पर नियुक्ति हुई है इस पद पर। तो रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन हमको नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि अगर भारत सरकार के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों में देखें तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का उसमें नाम आता है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, विनोद कुमार यादव। ये पहले भी थे और अब इनको जो है रीअपॉइंटमेंट यानी इनका पुनर्नियुक्ति कर दी गई है। 1 जनवरी 2020 से ये प्रभावी हो जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, नो व्हीकल डे, यानी जिस दिन कोई भी जो है व्हीकल सड़क पर ना हो, ऐसा दिवस जो है कहाँ मनाया गया, तो ये राजस्थान सरकार ने। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये जो डे है ये राजस्थान सरकार ने जो है घोषित किया, और राजस्थान सरकार ने 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यानी
वहाँ के अनुसार हर महीने का जो पहला दिन है वो नो व्हीकल डे होगा। उस दिन पूरे राज्य में कोई भी गाड़ी का संचालन नहीं होगा। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। परिवहन विभाग के कर्मचारी कार्यालय आने के लिए अपने वाहन की बजाय बाइसिकल अथवा सार्वजनिक यातायात का उपयोग करके आएंगे। आगे चलते हैं। एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है संतुष्ट। तो जब भी कोई पोर्टल होता है तो हमेशा वो किस मिनिस्ट्री का है या किस गवर्नमेंट के द्वारा उसको जारी किया गया है और उसका यूज़ क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो संतुष्ट पोर्टल जो है ये श्रम मंत्रालय ने रोजगार प्रदाताओं यानी एम्प्लॉयर्स और कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर श्रम कानूनों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। शुरू में पोर्टल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ तथा स्वास्थ्य और बीमा सेवा प्रदाता ईएसआईसी के द्वारा संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को दी जाने वाली सेवाओं की निगरानी करेगा। बाद में पोर्टल मंत्रालय की अन्य इकाइयों के कार्यों को भी में शामिल हो जाएगा और इसमें प्रत्येक अधिकारियों के कामकाज का आकलन वास्तविक समय पर आधारित यानी रियल टाइम डाटा पर आधारित जो है होगा। कर्मचारी और नियोक्ता यानी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ही अपनी शिकायतें इस पोर्टल पर लिख सकेंगे। आगे चलते हैं। परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान हुआ है तो किन दो देशों के बीच हुआ है? भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ 1 जनवरी 2020 को अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया गया है। ये आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु ठिकानों पर हमले के विरुद्ध समझौते, अब इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? एग्रीमेंट ऑन द प्रोविजन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज, इस समझौते के अंतर्गत इन जो है ठिकानों के जानकारी का आदान प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं। रेलवे सुरक्षा बल का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल, जिसको केवल हम आरपीएफ कहते थे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, अब ये रेलवे सुरक्षा बल जो है इसका नाम क्या हो गया? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल हो गया, यानी इंडियन रेलवे सिक्योरिटी फोर्सेज हो गया है। इसके साथ ही आरपीएफ को ग्रुप ए स्टेटस प्रदान कर दिया गया है। आरपीएफ की स्थापना रेलवे यात्रियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, रेलवे स्टेशनों की और रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा के लिए की जाती है। आरपीएफ जो होती है इसको गिरफ्तारी, छानबीन तथा आपराधिक मुकदमा चलाने का अधिकार प्राप्त है। और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 27 जुलाई 1984 को की गई थी। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जीके के लिहाज से। इसरो का पहला सोलर मिशन आदित्य L1, आदित्य L1 के बारे में काफ़ी सुना होगा, चर्चा में है ये। इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन को आदित्य L1 का नाम दिया गया है। इस मिशन पर 6 पेलोड भी साथ में भेजे जाएंगे जो सौरमंडल में सूर्य की मौजूदगी में होने वाले प्रभावों और परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। इसे L1 पॉइंट के करीब हैलो कक्षा में स्थापित किया जाएगा जो कि पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। इससे वैज्ञानिकों को सूरज के कोरोना, जो सूरज का जो आभा मंडल है बाहरी, उसको सूरज का कोरोना कहते हैं, तो सूरज के कोरोना का अध्ययन करने में इससे मदद मिलेगी। अगला फैक्ट देखते हैं। डीआरडीओ प्रयोगशालाओं को देश को समर्पित किया गया, तो ये जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 जनवरी 2020 को रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन डीआरडीओ की 5 प्रयोगशालाओं को देश को समर्पित किया गया। ये प्रयोगशालाएं देश के युवा वैज्ञानिकों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होंगी। इससे शोध कार्य को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन के बारे में हम जानते हैं। डीआरडीओ की जो स्थापना है ये कब हुई थी? 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है और ये भारत सरकार की एक एजेंसी है। ये सैन्य अनुसंधान तथा विकास से संबंधित कार्य करता है और डीआरडीओ का जो आदर्श वाक्य है, जितनी भी जो है बड़े संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनका कोई ना कोई जो है एक आइडियल स्टेटमेंट या आदर्श वाक्य होता है, बलस्य मूलम विज्ञानम। ये जो है इसका आदर्श वाक्य है। वर्तमान में जो डीआरडीओ के अध्यक्ष या चेयरमैन है वो कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी।
तो हमेशा आप जब भी करंट अफेयर्स पढ़ें तो उससे रिलेटेड जो जीएस है उसको उससे रिलेट करके पढ़ें, क्योंकि प्रश्न किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी एप्सा, ये 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया। तो एप्सा कहां पर बढ़ाया गया है? जनवरी माह से नागालैंड में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून एप्सा को 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 की धारा 3 के अंतर्गत नागालैंड के संपूर्ण क्षेत्र को एक अशांत क्षेत्र घोषित किया हुआ है। ये सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व अनुमति के कहीं भी ऑपरेशन करने और किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए अधिकार देता है। इसी वजह से इसका काफ़ी सारा विरोध भी होता है और जो है अक्सर जो है विवादों में भी रहता है ये कानून। 9 वर्ष 2020 के अवसर पर सबसे अधिक बच्चों का जन्म कहाँ हुआ? यानी 9 वर्ष के पहले दिन 1 जनवरी 2020 को सबसे ज़्यादा बच्चों का जन्म कहाँ पर हुआ? तो यूनिसेफ ने जो है आंकड़े जारी किए हैं, उसके अनुसार भारत में 9 वर्ष 2020 के अवसर पर सबसे अधिक बच्चों का जन्म हुआ है। 1 जनवरी 2020 को भारत में कुल 67,385 बच्चों का जन्म हुआ है, जो विश्व के किसी भी देश में उस दिन का सबसे ज़्यादा जो है रिकॉर्ड है। यूनिसेफ द्वारा जारी जानकारी के अनुसार यह आंकड़ा पूरी दुनिया में जन्म हुए बच्चों का 17% है। भारत के अलावा चीन में 1 जनवरी को 46,299, नाइजीरिया में 26,039 और पाकिस्तान में 6,787 बच्चों का जन्म हुआ है। आगे चलते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक जनवरी में काफ़ी चर्चा में था। तो नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में बिल पास करने वाला पहला राज्य कौन बन गया था? सीधे सीधे इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोधी बिल पास करने वाला पहला राज्य था केरल। केरल जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोधी बिल पास करने वाला पहला राज्य बन गया। केरल सरकार के अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम संविधान के मूल मूल्यों का विरोध करता है, जो कि धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के खिलाफ है। तो उस राज्य का जो है अपना एक अलग जो है स्टैंड है इस पे लेके। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट और देखते हैं। भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट जो है भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट तमिलनाडु के थुथुकड़ी में छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए स्थापित किया जाएगा। और इससे पहले जब हम दूसरे की बात कर रहे हैं तो पहला भी हमको पता होना चाहिए। तो देश का पहला जो स्पेस पोर्ट है वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। आगे चलते हैं। साइबर सेफ वुमेन, महाराष्ट्र सरकार ने साइबर सेफ वुमेन की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत जागरूकता शिविर सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे, जिससे महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा, ताकि वे वेब का उपयोग असामाजिक तत्वों से बचकर कैसे कर सकें। तो ये जो है साइबर सेफ वुमेन जो है एक साइबर सुरक्षा हेतु जो है खासकर महिलाओं के लिए एक अभियान है ये। और आपको इसमें ये याद रखना है कि ये किस राज्य के द्वारा जो है शुरू किया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा साइबर सेफ वुमेन को शुरू किया गया है। आगे चलते हैं। कल्याणकारी पेंशन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य। तो उड़ीसा सरकार द्वारा कल्याणकारी पेंशन के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अप्रैल से केवल आधार कार्ड वाले ही लाभार्थियों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी NSAP और मधु बाबू पेंशन योजना यानी MBPY के तहत पेंशन दी जाएगी। यानी पेंशन के लिए आधार कार्ड का जो है होना जरूरी है, उससे उसको लिंक किया जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, आपने जो है जरूर सुना होगा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का भारत में गठन किया गया है। अब इसके पहले अध्यक्ष की नियुक्ति भी कर दी गई जनवरी में। ये पहले अध्यक्ष कौन बने हैं, इसका नाम जो है महत्वपूर्ण है। तो सुरेश चंद्र वर्मा को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। NMC यानी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एक नया चिकित्सा शिक्षा नियामक है, जो भ्रष्टाचार के आरोपों वाली भारतीय चिकित्सा परिषद की जगह लेगा। आगे चलते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये योजना जो है मोदी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसके लिए एक जो है नया समझौता ज्ञापन यानी MOU साइन किया गया है। तो केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक MOU किया है। तो आपको बस सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है
कि इस योजना के लिए यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना के लिए जो है एमओयू किसके साथ शुरू किया गया है, एमओयू जो है साइन किया गया है फ्लिपकार्ट के साथ। इसके तहत स्थानीय बुनकरों तथा शिल्पकारों को बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। इससे स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इसका क्रियान्वयन केंद्रीय आवास व गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य शहरी निर्धन जनों को कौशल विकास के द्वारा स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना है। और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, इस योजना के तहत लाभार्थियों को व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने के लिए 2 लाख रुपए तक 5 से 7% की ब्याज सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाता है और समूह ऋण की सीमा 10 लाख रुपए इसमें है। आगे चलते हैं, सनस्क्रीन पर प्रतिबंध। तो दुनिया का पहला देश है पलाऊ, आपने जरूर पढ़ा होगा, जिसने 2018 में ही सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी थी। लेकिन अब जो है 2020 में जो है ये फिर से चर्चा में क्यों आ गया, क्योंकि 2020 में ये जो है वहाँ पर लागू हुआ, घोषणा हो गई थी 2018 में। तो पलाऊ के बारे में जानते हैं पहले। प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसने प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ के बचाने के लिए सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। वैज्ञानिक साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिकतर सनस्क्रीन में पाए जाने वाले रसायन से प्रवाल भित्तियों को नुकसान पहुंचता है। इस प्रतिबंध के लिए 2018 में ही आदेश पारित किए गए थे और ये जो है 1 जनवरी 2020 से लागू भी हो गए हैं। पलाऊ ने 10 ऐसे तत्वों पर प्रतिबंध लगाया है जिनसे प्रवाल भित्ति को नुकसान पहुंचता है। अब ये तत्व कौन से हैं? ऑक्सीबेंजोन, इथाइल पैराबेन, ऑक्टिन ऑक्साइड, ब्यूटाइल पैराबेन, ऑक्टोक्राइलिन, मिथाइल बेंजाइल कैम्फर, टाइक्लोशोन बेंजाइल पैराबेन, मिथाइल पैराबेन और फेनोक्सोथिलिनॉल। पलाऊ के अतिरिक्त अमेरिका के हवाई राज्य ने भी इसी प्रकार का प्रतिबंध शुरू करने का निर्णय लिया है, लेकिन ये प्रतिबंध जो है 2021 से लागू होगा। यानी अगर जो है हवाई ने भी जो है इसको लागू किया तो वो ऐसा दूसरा देश दुनिया का बन जाएगा। पलाऊ ज्वालामुखी द्वीपों और छोटी प्रवाल भित्तियों से बना है। पलाऊ ने जलवायु की दृष्टि से अन्य कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। फिजी के बाद पलाऊ पेरिस जलवायु समझौते को पारित करने वाला दूसरा देश बन गया है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि सबसे पहले जो है जलवायु परिवर्तन समझौते को फिजी ने पारित किया था, उसके बाद जो है पलाऊ ने पारित किया था। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है। किसने की है? सुनीता लाकड़ा ने। सुनीता लाकड़ा ने हाल ही में घुटने की चोट के कारण अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है। भारतीय महिला हॉकी टीम की डिफेंडर सुनीता लाकड़ा साल 2018 के एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थी। उन्होंने भारत के लिए 139 मैच खेले और वे साल 2014 के एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता भी रहीं। अब जो है उन्होंने फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन लॉन्च की गई है, दामिनी। तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये किस राज्य की हेल्पलाइन है? ये उत्तर प्रदेश की हेल्पलाइन है। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन कॉर्पोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है और इसका नंबर ये आपके सामने दिया हुआ 81147777 यानी 557। एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर है जिसमें महिलाएं यूपी परिवहन निगम की बसों में सफ़र के दौरान एक तो सुरक्षा के मद्देनज़र शिकायत कर सकती हैं तथा दूसरा कोई भी सुझाव दे सकती हैं। ये हेल्पलाइन नंबर केंद्र सरकार की निर्भया योजना का जो फंड है उसके अंतर्गत स्थापित किया गया है। आगे चलते हैं, भारतीय रेल ने जारी किया गया एकीकृत हेल्पलाइन नंबर और ये जो है एकीकृत हेल्पलाइन नंबर कितना है? 139। भारतीय रेल ने सभी प्रकार की सुविधाओं के लिए एक एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जो कि 139 है। ये मौजूदा सभी हेल्पलाइन सेवाओं का स्थान ले लेगी और 12 भाषाओं में ये उपलब्ध होगी। इस नंबर पर केवल स्मार्टफोन से ही नहीं बल्कि किसी भी मोबाइल फ़ोन से संपर्क किया जा सकता है। आगे देखते हैं, सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग कहाँ पर किया जाएगा? राजस्थान में। राजस्थान सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग शुरू किया है।
ऐसे उपकरणों के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में विभिन्न जानकारियां पहुंचाने में सहायता मिलती है। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के बीच संचार लिंक प्रदान करने के लिए कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग करना ही उपग्रह संचार तकनीक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व पुस्तक मेला 2020 महत्वपूर्ण हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। विश्व पुस्तक मेला 2020 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में प्रगति मैदान में हुआ। इसका उद्घाटन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। ये नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का 28वां संस्करण था। गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पुस्तक मेले का विषय क्या था? गांधी लेखकों के लेखक जो है ये इस पुस्तक मेले का विषय था, जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल एक लिपि होती है जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए हेल्पफुल होती है, तो ये ब्रेल दिवस जो है इसीलिए मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। ये पहला ब्रेल दिवस है जिसको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 नवंबर 2018 को प्रस्ताव पारित किया था। 4 जनवरी विश्व ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल का जो है जन्म दिवस होता है, और इसी को यादगार बनाने के लिए 4 जनवरी को ही ब्रेल दिवस मनाया जाता है। लुईस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के कुपबरे में हुआ था। इन्हें दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार करने के लिए जाना जाता है। विश्व ब्रेल दिवस का उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों को आधिकारिक प्रदान करना और तथा ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं। लाई हरबोआ पर्व। ये पर्व सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि किस राज्य का है? तो लाई हरबोआ पर्व जो है त्रिपुरा में मणिपुरी मेइती समुदायों के द्वारा मनाया जाने वाला प्राचीन पर्व लाई हरबोआ अगरतला में मनाया जाता है। ये पर्व 2 जनवरी को शुरू हुआ था। ये पर्व मौखिक साहित्य, संगीत, नृत्य और पारंपरिक अनुष्ठानों के माध्यम से मनाया जाता है। आगे देखते हैं। आयुष्मान भारत योजना के बारे में जो एक अपडेट है। तो आयुष्मान भारत योजना से कुछ अस्पतालों को हटा दिया है, वहां पर अनियमितताओं के आरोप लगे थे। 3 जनवरी 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 171 अस्पतालों को फ्रॉड के आरोप में आयुष्मान भारत योजना से हटा दिया गया है, यानी डी-एम्पैनल कर दिया गया, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसमें शामिल है और सरकारी हॉस्पिटल दोनों ही शामिल हैं। इन पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने 4.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उत्तराखंड और झारखंड में 6 अस्पतालों पर FIR भी दर्ज हुई है। अब ये जो योजना है आयुष्मान भारत योजना महत्वपूर्ण योजना है। इसकी शुरुआत जो है 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां पर की गई थी? झारखंड की राजधानी रांची से की गई थी। इसका उद्देश्य BPL कार्ड धारकों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें लगभग 10 करोड़ BPL परिवार जो है लाभान्वित होंगे। ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना भी है। ये योजना में कैंसर और हृदय रोग जैसे गंभीर बीमारियों सहित लगभग 1300 बीमारियों का इलाज किया जाता है। इस योजना को संचालित कौन करता है? तो इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी है जो इस योजना को इम्प्लीमेंट करती है। इस योजना के लिए 60% योगदान यानी शेयर जो है कौन देता है? केंद्र सरकार देता है। बाकी 40% जो है राज्य सरकारें देती हैं। लेकिन जो विशेष राज्य प्राप्त दर्जा हैं और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें जो है ये शेयर अलग है। इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार के सदस्यों की संख्या व आय की कोई भी सीमा नहीं है, यानी कोई ना तो न्यूनतम सीमा है ना तो आयु की कोई अधिकतम सीमा है। इस योजना के तहत लाभार्थी सरकार द्वारा चिन्हित किसी सरकार अथवा निजी अस्पताल से लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इस योजना के तहत वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड या राशन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। आगे चलते हैं। पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट ये कहाँ पर लगाया गया है? ये महत्वपूर्ण है स्थान इसमें। तो KVIC ने प्रसिद्ध पटोला साड़ी का उत्पादन बढ़ाने के लिए गुजरात के सुरेंद्रनगर में प्रथम सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया, जिससे रेशम के धागों की उत्पादन लागत को
काफ़ी कम करने के साथ साथ गुजराती पटोला साड़ियों के लिए स्थानीय स्तर पर कच्चे माल की उपलब्धता एवं बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी। गुजरात की ट्रेडमार्क साड़ी पटोला अत्यंत महंगी मानी जाती है, वो वहाँ का जो है पारंपरिक परिधान है। ऐसा माना जाता है कि ये केवल शाही और धनाढ़ परिवारों की महिलाएं ही इसे पहन सकती हैं। पटोला सिल्क साड़ी शीर्ष 5 सिल्क बुनाई वाले प्रोडक्ट्स में शामिल है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की 21 वर्ष से कम आयु वर्ग की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो मानव ठक्कर, ये प्लेयर हैं भारतीय, ने अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की 21 वर्ष से कम आयु वर्ग की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। मानव ने यह उपलब्धि पिछले साल दिसंबर में कनाडा के मार्खम में ITTF चैलेंज प्लस बेने मैक्स वर्गो नॉर्थ अमेरिकन ओपन में अंडर 20 पुरुष सिंगल खिताब जीतने के बाद हासिल की। उन्होंने अर्जेंटीना के मार्टिन बेटानकोर को हराकर ये खिताब जीता। और मानव ठक्कर जो हैं उनके साथ एक और उपलब्धि जुड़ गई, क्या कि हरमीत देसाई, जी साथियान और सोमजीत घोष के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे चौथे भारतीय बन गए हैं। मानव ठक्कर फरवरी 2018 में अंडर 18 वर्ग में भी दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके हैं। वह उस भारतीय पुरुष टीम का हिस्सा थे जिसने 2018 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। आगे चलते हैं, फेम इंडिया योजना के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। उसका जो अगला चरण है वो क्या है? फेम टू इंडिया योजना। तो फेम टू इंडिया योजना के तहत देश में स्थापित जो है चार्जिंग स्टेशन के बारे में अपडेट है। फेम टू इंडिया योजना के तहत देश भर में 2636 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। उसमें से सर्वाधिक 317 जो है स्टेशन कहाँ पर होंगे? महाराष्ट्र राज्य में होंगे। ये पूछा जा सकता है। कैबिनेट मामलों की आर्थिक समिति ने फेम का फुल फॉर्म भी महत्वपूर्ण है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड हाइब्रिड भी इसमें छुपा हुआ है। तो पूरा क्या हो जाएगा? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल योजना के दूसरे संस्करण को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में विद्युत तथा हाइब्रिड वाहनों के निर्माण व उपभोग को बढ़ावा देना है। फेम 2 योजना फेम इंडिया 1 का विस्तृत रूप है और फेम इंडिया 1 को पहली बार 1 अप्रैल 2015 में लागू किया गया था। सावित्रीबाई फूले जो एक प्रसिद्ध जो है समाज सुधारक हैं, भारतीय सामाजिक आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई गई कब? 3 जनवरी को। और इनका जन्म कब हुआ था? 3 जनवरी 1831 को हुआ था। सावित्रीबाई फूले को आधुनिक भारत की प्रथम शिक्षिका माना जाता है। ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है आपसे, जो है मॉडर्न हिस्ट्री में पूछा जा सकता है कि आधुनिक भारत की प्रथम शिक्षिका की उपाधि किसको दी जाती है? तो सावित्रीबाई फूले को दी जाती है। उन्होंने देश में महिलाओं के अधिकारों के लिए सराहनीय कार्य किया। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर देश में बालिकाओं के लिए प्रथम विद्यालय की स्थापना 1848 में की। उन्होंने बालिका शिशु की हत्या को रोकने के लिए, यानी गर्ल चाइल्ड का जो अवैध रूप से हत्या कर दी जाती है उसको रोकने के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज के बारे में जो है हम लोग काफ़ी पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नर्स व प्रसाविका दिवस। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 2020 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स व प्रसाविका वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये पहला पॉइंट ही आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जा सकता है, क्योंकि जब भी कोई जो है वर्ष का जो है एक खास थीम निर्धारित कर दी जाती है उससे क्वेश्चन आता रहता है। WHO ने यह घोषणा फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन सी थी? आपने जो है देखा भी है, उनकी एक उपाधि भी थी लेडी विद द लैम्प। तो 1820 में जन्मी एक अंग्रेजी समाज सुधारक जो नर्स भी थी, उनकी 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो है ये WHO ने घोषणा की है। इसका उद्देश्य नर्सिंग की स्थिति और उसकी प्रोफाइल को बढ़ाकर विश्व स्तर पर स्वास्थ्य में सुधार करना है। WHO ने विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक
विकसित करने की एक संस्था है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 194 सदस्य देश हैं और 2 जो है संबद्ध सदस्य देश हैं। WHO संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषांगिक इकाई है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। महत्वपूर्ण है ये भी। इसका उद्देश्य संसार के लोगों को स्वास्थ्य का स्तर प्रदान करना। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। इथोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनॉम गैब्रियसस विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के वर्तमान महानिदेशक हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर ये किसने घोषित किया है? तो तेलंगाना सरकार। आपको ये मुख्य रूप से याद रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर जो है तेलंगाना सरकार ने 2020 को घोषित किया है। तेलंगाना सरकार ने नीति आयोग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नीति आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति शुरू की है। नीति आयोग द्वारा तैयार AI फॉर ऑल नामक दस्तावेज में हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य तेलंगाना था। ये महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज तेलंगाना के हैदराबाद में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डेटा साइंस एंड AI की स्थापना कर रहा है और इस 2020 से कार्य शुरू हो जाएगा। यानी ये जो सेंटर बन रहा है ये 2020 से ऑपरेशनल हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI क्यों है? आजकल इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। तो जो कृत्रिम बुद्धि है ये कंप्यूटर साइंस की वो शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने की क्षमता विकसित की जाती है। AI मशीनें वातावरण के अनुसार खुद को ढालने में भी सक्षम होती हैं। आगे देखते हैं चंद्रयान 3 परियोजना जो कि काफ़ी चर्चा में है, इसरो की परियोजना, और इसकी अनुमानित लागत को जो है घोषित किया गया है। तो इसरो द्वारा की गई एक हालिया घोषणा के मुताबिक चंद्रयान 3 परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? 600 करोड़। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 600 करोड़ जो है चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट पे खर्चा हो सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में देश के तीसरे चंद्रयान मिशन चंद्रयान 3 की पुष्टि की है, यानी वो इस योजना पे काम कर रहा है। इस मिशन को इस वर्ष के अंत तक अथवा अगले वर्ष के आरंभ में लॉन्च किया जा सकता है। आगे चलते हैं। उमारो सिसोको एम्बोलो ये कौन है? तो ये गिनी बिसाऊ के पूर्व प्रधानमंत्री व सैन्य जनरल हैं उमारो सिसोको एम्बालो। इनको हाल ही में देश के नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। गिनी बिसाऊ पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है और ये देश 1974 में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। इसकी राजधानी क्या है? बिसाऊ है और इस देश की मुद्रा पश्चिमी अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। आगे देखते हैं 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? बंगलुरु में किया गया और इसकी थीम भी महत्वपूर्ण है। विषय पूछा जा सकता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। ये इस बार का जो है विषय था 107वीं इंडियन कांग्रेस साइंस कांग्रेस का। आगे चलते हैं। खेलो इंडिया राष्ट्रीय महत्व का खेल आयोजन घोषित किया गया। तो खेलो इंडिया को राष्ट्रीय महत्व का खेल आयोजन घोषित किया गया। खेलो इंडिया की शुरुआत देश में खेल की स्थिति के स्तर को सुधारने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 2018 में की गई थी। इस वर्ष खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन 20 जनवरी को गुवाहाटी में किया गया था। आगे देखते हैं। न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी प्रभाग की स्थापना ये कहाँ पर हुई है? तो विदेश मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी नेस्ट प्रभाग की स्थापना की गई है। ये 5G और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में विदेशी भागीदारी के साथ सहयोग करने में मदद करेगा। तो इसका मूल उद्देश्य यही है। आगे देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया। पहली मूर्ति आप जानते ही हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यहाँ पर बात हो रही है दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति। तो ये कहाँ पर ये अनावरण हुआ? गुजरात में ही इसका अनावरण हुआ। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। भारत के प्रथम गृह मंत्री की 50 फीट ऊंची और 70,000 किलो कांसे की प्रतिमा
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति बन गई है। काला पानी विवाद आपने जरूर सुना होगा। पहली चीज़ तो काला पानी कहाँ है ये पूछा जा सकता है, किसके साथ ये विवाद है। तो काला पानी विवाद जो है किसके साथ भारत का है, भारत और नेपाल के बीच का विवाद है। जम्मू कश्मीर का जब पुनर्गठन हुआ उसके बाद भारत सरकार द्वारा अपना एक नया जो है राजनीतिक मानचित्र जारी किया गया, और जब ये राजनीतिक मानचित्र जारी हुआ तो उसमें काला पानी जो जगह है उत्तराखंड का हिस्सा है, उसको जो है भारत ने अपने ही हिस्से में दिखाया जो कि भारत का ही हिस्सा है। लेकिन इस पे जो है नेपाल को जो है आपत्ति थी, और लिपिलोक चीन नेपाल भारत जो है ट्राई जंक्शन जो है इसी पर ये स्थित है, और इसी का विरोध जो है नेपाल के द्वारा किया गया था। तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि काला पानी विवाद जो है किनके मध्य है। 5वीं IHAI राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन हुआ। तो इस राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया, लेह में किया गया, और IHI यानी आइस हॉकी एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन 7 जनवरी तक किया गया, और इसका जो स्थान है वो महत्वपूर्ण है, लेह यानी लद्दाख में इसका आयोजन हुआ। शेरों की जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ, कहाँ पर, मई 2020 में गुजरात में शेरों की जनगणना का कार्य प्रारंभ किया गया है। एशियाई शेरों के अंतिम निवास स्थान गुजरात में इस जनगणना का कार्य करने के लिए लगभग 8 से 10 हज़ार कैमरों का उपयोग किया जाएगा। मई 2020 में शुरू हुई इस गणना में पहली बार भारतीय वन्यजीव संस्थान की विशेषज्ञता का उपयोग किया गया। इरफान पठान, इन्होंने जो है वर्ष की शुरुआत में ही जो है क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। तो भारत के ऑलराउंडर इरफान पठान ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इरफान पठान का जन्म 27 अक्टूबर 1984 को गुजरात के वडोदरा में हुआ था। इरफान पठान ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत 12 दिसंबर 2003 को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध की थी, और एक दिवसीय करियर की शुरुआत जो है 9 जनवरी 2004 को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध की थी। दशक का शब्द यानी वर्ड ऑफ डिकेड, जैसे वर्ड ऑफ ईयर चुना जाता है वैसे 10 सालों में जो है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित शब्द है उसके बारे में भी जो है चुना गया उसको। तो दे यानी THEY, दे को जो है डिकेड वर्ड के रूप में चुना गया। अमेरिकी भाषा विशेषज्ञों ने इसको दशक का शब्द चुना। इसने क्लाइमेट और भीम जैसे शब्दों को पीछे छोड़ते हुए ये उपलब्धि हासिल की। ये क्या है, सर्वनाम है। दे शब्द एक तटस्थ शब्द है। इसका इस्तेमाल ऐसे लोगों के द्वारा किया जा रहा है जो पुरुष के लिए ही का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं और महिला के लिए सी का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। तो वो एक कॉमन जो है एक न्यूट्रल शब्द जो है दे का प्रयोग जो है ज़्यादा कर रहे हैं। भाषा की उत्पत्ति का अध्ययन करने वाली अमेरिकन डायलेक्ट सोसाइटी ने दे को 2015 में वर्ड ऑफ द ईयर चुना था, लेकिन अब जो है ये वर्ड ऑफ द डिकेड बन गया है। तो मित्रों, आज के इस लेक्चर में हम यहीं पर जो है अपने करंट अफेयर्स को रोकते हैं। अब ये सीरीज एक नियमित सीरीज के रूप में जो है चलेगी, और पूरा का पूरा करंट अफेयर्स इसी तरह से जनवरी से लेके और करंट डेट तक का जो है कंप्लीट कराया जाएगा। तो जुड़े रहिए और इसको अपने मित्रों के बीच शेयर भी करिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।